नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने साबुन और अपमार्जक से संबंधित बिंदु पढ़ा था। हमने साबुन को कम्प्लीटली पढ़ लिया था और आपको मैंने बताया था कि साबुन जो है वो साबुन और अपमार्जक लगभग एक जैसे होते थे। और दूसरी कंडीशन में हमने साबुन को बना के देखा था, वो किस किस के लवण होते थे। वो कार्बन के उस दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन के 12 से लेकर के 18 कार्बन परमाणु अम्ल वाले, जैसे पामेटिक, स्टाइरिक, ओलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते थे। ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसके बाद हमने देखा था कि जब इन उस अम्लों की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए तो हम पाते हैं कि साबुन का निर्माण होता है। इस क्रिया को हमने कंप्लीटली साबुनीकरण कहा था। और उसमें साथ में तुमने देखा था कि उसमें ग्लिसरॉल भी बनता था। हमने रासायनिक समीकरण से समझा था कि उसमें साबुन क्या था और ग्लिसरॉल क्या था। हम फिर ने सोडियम क्लोराइड का विलयन पाउडर उस पर छिड़क करके हम साबुन को फिर अलग कर लेते। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये इस तरह की हमने संपूर्ण प्रक्रिया लेकिन देखा था कि साबुन जो है ना, मृदु जल में अच्छे परिणाम देता है, मीठे जल में अच्छा परिणाम देता है। अब वो खारे जल में परिणाम क्यों नहीं देता था? क्योंकि हमने देखा था कि खारे जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती थी। कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां क्या काम करती थी? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सोडियम उपस्थित जो साबुन में उपस्थित जो सोडियम था उसको पृथक कर देते थे, विस्थापित कर देते थे। और किसके लवण बनाते थे बताओ? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते थे, जो जल में कैसे थे? अभिले थे, घुलते नहीं थे। इस कारण से साबुन खारे जल में अच्छे परिणाम नहीं देता था। फिर साबुन इस शोधन प्रक्रिया में फिर कौन काम लेते थे? हम अपमार्जक जैसे बिंदुओं को काम में लेते। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपमार्जक। तो देखिए, अरे भरत, छोरा भरत, देखिए हम पढ़ रहे थे साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक। तो साबुन को तो हमने पढ़ लिया था, तुम्हें पता है कि नहीं पता है? साबुन को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम अपमार्जक को। तो अपमार्जक क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि साबुन जो है ना, मीठे जल में तो अच्छी तरह से मीठे जल में तो काम करता है ना, लेकिन खारे जल में इसके परिणाम ठीक नहीं थे। वो क्यों नहीं थे वो तुम्हें पता है। तो पहले आप अपमार्जक के बारे में पढ़ते। फिर इससे पहले मैंने तुम्हें एक प्रश्न बनाया था। क्या बनाया था? एक अलग से प्रश्न बनता था कि अपमार्जक जो है वो साबुन से श्रेष्ठ क्यों है, बेहतर क्यों है। अब उसका उत्तर जिन लोगों में दिमाग है वो निकाल लेते हैं। और मैं कल आपको बता भी चुका हूं कि अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ इसलिए था क्योंकि साबुन केवल मीठे जल में अच्छा परिणाम देता है, खारे जल में वो परिणाम नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? क्योंकि खारे जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे भारी तत्वों की अशुद्धियां होती हैं। जब कपड़ों पर साबुन को लगाया जाता है, रगड़ा जाता है, तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं, ये सोडियम साबुन में से सोडियम के आयन को विस्थापित कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और फिर खुद उनके स्थान पर जुड़ करके किससे कैसे लवण बनाते थे? कैल्शियम जुड़ता है तो कैल्शियम के लवण, और मैग्नीशियम से जुड़ता था तो मैग्नीशियम के, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते थे, जो जल में कैसे होते हैं? अभिले होते हैं, घुलते नहीं है। अब घुलेंगे नहीं तो फिर शोधन प्रक्रिया कैसे होगी? इस कारण से साबुन की अपेक्षा अपमार्जक बेस्ट। अपमार्जक क्या है अब पढ़ लेते हैं, फिर इस प्रश्न का हमें सही और सटीक उत्तर मिलेगा। सुन लीजिए अपमार्जक के बारे में। अपमार्जक क्या है? आपको लिखना है कि अपमार्जक भी साबुन की तरह ही होते हैं। अपमार्जक भी साबुन की तरह ही होते हैं। अब उसमें हमने पढ़ा था कि साबुन तो दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन के 12 से लेकर 18 परमाणु वाले उच्च वसा अम्ल, जो उसमें पामेटिक, स्टाइरिक और ओलिक अम्लों के लवण होते थे। ये क्या है? इनके बारे में आपको क्या लिखना है? अपमार्जक भी साबुन की तरह ही होते हैं, अर्थात ये भी पोटेशियम और सोडियम के लवण होता है। अक्सर ये आपको याद रखना है, अक्सर ये पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, तो क्या था लिखना है? अपमार्जक जो है सोडियम एल्किल सल्फेट, जिसका सूत्र होता है आर। क्या है मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको ये बात पहले वैसे मैंने बता दी है, जिन लोगों में अकल है उनको पता है। ये प्लस और ये ठीक है, ये बन गए, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये बन गए, ये बनाओ इससे, ये बन। ठीक है, ये किसका सूत्र है? ये सोडियम एल्किल सल्फेट। सोडियम कहाँ है? ये
एल्किल, एल्किल का मतलब आर। मैं आपको बता चुका हूं कि आर यहाँ पर एल्किल समूह है। जब हमने वो सूत्र लिखा था तो आपको देखा था कि सोडियम की जगह जो वो थे हमारे पास, जहां भी हाइड्रोकार्बन हमको नजर आता है उसकी जगह हम एल्किल समूह आर को लगा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने होगी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन की जगह में कोई भी एल्किल समूह, यानी हाइड्रोकार्बनों को कहा ही एल्किल समूह जाता है, हाइड्रोकार्बनों को एल्किल समूह कहा जाता है जिन्हें हम आर से रिएक्ट कर सकते हैं। ये बात आपको समझना है। तो सोडियम एल्किल एसओ सल्फेट, वो कहाँ है, सल्फोनेट आयन बनता है, लेकिन ये SO3 सल्फेट। यहाँ पे याद रखना Na+, यदि और के लिए सोडियम से है, एल्किल का मतलब यदि आर से है, और सल्फेट का मतलब SO3। SO4 होता है ना सल्फेट, वो को बंद कर दें। तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट, इसका सूत्र भी देखते हैं। एल्किल का मतलब तो आर से, ठीक है, समझ रहे हो। ओ बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, लेकिन इसको H5 लिखेगा और तो क्या लिखना है आपको, लिखना है कि अपमार्जक भी साबुन की तरह सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जो सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीनेट के लवण होते हैं। क्या लिखना है आपको, लिखना है अपमार्जक भी साबुन और अपमार्जक भी साबुन की तरह होते हैं, परंतु ये कैसे होते हैं, ये सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट के लवण होते हैं। ठीक है, इसका सूत्र ये है, इसका सूत्र, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, अब यह है कि जब अपमार्जकों को कपड़ों पर लगाया जाता है तो वो क्या काम करेंगे। अब मीठे जल में तो ये भी अच्छा परिणाम देगा, खारे जल में ये अलग से अच्छा परिणाम देता है, किसकी अपेक्षा, साबुन की अपेक्षा। तो मैं आपसे क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि अपमार्जक साबुन से थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे कि साबुन तो केवल मीठे जल में अच्छा परिणाम देता है, खारे जल में अच्छा परिणाम नहीं देता, लेकिन अपमार्जक जो होते हैं ये मीठे जल के साथ साथ कठोर जल यानी खारे जल में भी अच्छा परिणाम देता है। तो मीठे जल की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि उसमें तो बेसिकली अच्छा परिणाम देगा, खारे जल की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या लिखना है आपको, लिखना है कि अपमार्जक भी साबुन की तरह होते हैं, जो सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीनेट सल्फेट के लवण होते हैं। जब अपमार्जकों से शोधन प्रक्रिया की जाती है, यानी धुलाई की जाती है, शोधन का काम मतलब शुद्ध करने से, शोधन का मतलब धुलने से, जब अपमार्जकों द्वारा शोधन कार्य किया जाता है तो खारे जल में उपस्थित, खारे जल में कौन रहते हैं भाई, मैं तुम्हें कल भी बता चुका हूं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये तो अपमार्जकों द्वारा जब शोधन प्रक्रिया की जाती है या शोधन प्रक्रिया का काम किया जाता है या धुलाई की जाती है, इनमें से आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हो। अपमार्जकों द्वारा जब शोधन कार्य किया जाता है तो क्या होता है, खारे जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम ये फिर क्या करेंगे, अगर ये है तो इसमें से और ये है तो इसमें से, किसको, सोडियम के आयन को विस्थापित कर देते हैं। और सोडियम के आयन को विस्थापित, उसमें भी किया था सोडियम के आयन को विस्थापित, सोडियम के आयन को विस्थापित करने के बाद ये किसके लवण बनाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट की जगह सल्फोनेट के लवण बनाते हैं, सल्फेट की जगह सल्फोनेट के लवण बनाते हैं, जो क्या है, जो जल में विलय है, आसानी से घुल जाता है, जो जल में आसानी से घुल जाता है। जब जल में घुल जाएगा तो आपको याद रखना है सफाई या शोधन कार्य या वस्त्र अच्छे धुलेंगे। तो ये रीजन था, अपमार्जक बेहतर होता है, श्रेष्ठ होता है किससे, साबुन से। तो ये जो प्रश्न था, अब हमने पढ़ लिया अपमार्जक को, तो अपमार्जक के बारे में आपको याद रखना है कि अपमार्जक साबुन की तरह ही होते हैं। ये सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीनेट सल्फेट के लवण होते हैं। जब इनके द्वारा शोधन कार्य किया जाता है तो खारे जल में उपस्थित कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम इस अपमार्जक में उपस्थित सोडियम के आयन को विस्थापित कर देता है, जिससे मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम या कैल्शियम के, अब देखिए सल्फेट की जगह सल्फोनेट आयन बनते हैं, जो जल में विलय होते हैं, घुल जाते हैं, जो जल में विलय हैं, घुल जाते हैं। फिर क्या होगा, जिससे शोधन कार्य सफाई कार्य अच्छी तरह हो जाता है, इसमें खारे जल में भी। ठीक है, और आगे तो अब देखिए क्या पता लग गया आपको। तो अपमार्जक जो है ना, अब समझ में है ना, अपमार्जक बेहतर और श्रेष्ठ क्यों। तो जो बीच में प्रश्न बना था कि अपमार्जक बेहतर या श्रेष्ठ क्यों होता है साबुन से, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं दोबारा से एक बार अपमार्जक को बता रहा हूं, ध्यान रखना।
आपको याद रखना है अपमार्जक भी साबुन की तरह ही होते हैं। ये सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजोनेट के लवण होते हैं। जब अपमार्जक द्वारा शोधन कार्य किया जाता है तो खारे जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम अपमार्जक में उपस्थित सोडियम के लवणों को कैसे कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। अगर इसका लवण है तो इसमें से सोडियम, इसका लवण है तो इसमें से सोडियम आयन को विस्थापित कर देते हैं। और किसके लवण बनाते हैं? तो मैग्नीशियम या कैल्शियम के सल्फोनेट लवण, सल्फेट नहीं, सल्फोनेट लवण बनाते हैं जो जल में विलय होते हैं और उससे आसानी से सफाई कार्य आसानी से किया जाता है। अब इसमें परंतु समस्या है, आपको याद रखना है। परंतु इस प्रकार जो संश्लेषित अपमार्जक है, संश्लेषित हमने बनाए हैं, कृत्रिम हो संश्लेषित हो, प्राकृतिक अलग चीज है, कृत्रिम और संश्लेषित। परंतु इन संश्लेषित अपमार्जकों द्वारा जल प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है जल प्रदूषण की समस्या? क्योंकि इनके द्वारा जो लवण बनते हैं, जो कारक बनते हैं, उनका छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा अपघटन नहीं होता है। ये पर्यावरण में थोड़े से लंबे समय तक बने रह सकते हैं, ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इनका जैव निम्नीकरण नहीं होता। अगर हम क्या काम करें, कम शाखित लेकिन लंबी श्रृंखला वाले अगर हम क्या काम करें, अपमार्जकों का उपयोग करें, तो आसानी से इनका अपघटन किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को संतुलित या शुद्ध रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात बिंदु आपसे क्लियर हो गया। अब हमें पता लग गया साबुन तो क्या था, अपमार्जक क्या है और अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ या बेहतर क्या है। हमने साबुनीकरण में साबुन प्रक्रिया में साबुनीकरण को पढ़ा। फिर हमने एक बीच में जो प्रश्न बना था कि अपमार्जक बेहतर या श्रेष्ठ क्यों अपमार्जक से, उसका उत्तर तुम्हें मिल गया। अब हमने अपमार्जक के बारे में पढ़ा, अब मैं उसको पूरा बता रहा हूं। अब जो प्रश्न था कि अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ क्यों है, बेहतर क्यों है, इसका उत्तर आपको लिखना है। आपको याद रखना है साबुन सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, ये मीठे जल में तो अच्छा परिणाम देते हैं परंतु खारे जल में अच्छा परिणाम नहीं देते, क्योंकि खारे जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम तत्वों की अशुद्धियां होती हैं। जब साबुन को कपड़ों पर लगाया जाता है तो क्या होता है, जब साबुन को कपड़ों पर लगाया जाता है तो साबुन में उपस्थित साबुन में ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं, बाहरी जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हैं, ये साबुन में उपस्थित सोडियम के आयन को पृथक कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं और मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण बनाते हैं जो जल में अविलय होते हैं, घुलते नहीं है। इस कारण से खारे जल में इनके द्वारा वस्त्र सफाई या शोधन कार्य अच्छा नहीं होता। फिर उस लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन सीखना। जबकि अपमार्जक मृदु जल के साथ साथ, मीठे जल के साथ साथ खारे जल में भी अच्छा परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि खारे जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ क्रिया करके कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फोनेट के लवण बनाते हैं जो जल में विलय होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं और सफाई कार्य आसानी से किया जा सकता है। यही कारण है कि अपमार्जक साबुन से हमें पता लग गया कि साबुन और अपमार्जक ये दोनों ही शोधन कार्य मिसेल बनाकर करते हैं। यानी मिसेल क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको ये बात याद रखनी है कि साबुन तथा अपमार्जक दोनों ही शोधन कार्य मिसेल बनाकर करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सर्वप्रथम जैसे सोडियम स्टेरेट, सर्वप्रथम सोडियम स्टेरेट जिसका सूत्र होता है C≡H35COONS, ये होता है। जैसे साबुन जल में विलय होते हैं यानी जल में आयनित होते हैं, तो मिसेल के द्वारा जब शोधन कार्य होता है तो क्या होता है, सर्वप्रथम अपमार्जक या साबुन के जो भी लवण होते हैं ये सर्वप्रथम जैसे सोडियम स्टेरेट जिसका सूत्र होता है C≡H35COONS, ये क्या काम करते हैं, ये जल में घुल करके आयनित होते हैं, तो फिर जब ये आयनित होते हैं तो इनको देखो किस तरह, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अरे गुरुजी मैं थोड़ी देर में कर रहा हूँ अभी, हाँ मैं अभी कर रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, देखिए इसको C≡H35COO। अब इसको देखिए, इसमें समझने वाली बात ये थी कि ये जो समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरह से थी कि इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको S, जैसे मैंने उसको पहले लिखा था मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Na+, इसको आयनों में तोड़ूंगा तो इस तरह से टूट जाएगा भाई। इसको जब मैं जल में घोलूंगा तो C≡O तो माइनस वाला वही पहले वाले भाग और Na इस तरह से हो जाएगा, जगह नहीं थी, इस कारण से इसको प्लस और इसको जैसे अपमार्जक में किया था मैंने। अब इसको मैं
दूसरी तरह भी लिख सकता हूँ C17 पे, ये क्या है H, ये क्या है कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह को किससे लिखते हैं, R से। तो R इसको इस तरह में लिख सकता हूँ मैं, COONA, और इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ, R COO माइनस प्लस Na+। इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं, छोटा करने की वजह से, क्योंकि जगह नहीं थी ना वहां पर। C17H35 की जगह में, क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बनों को एल्किल समूह श्रेणी में रखा जाता है। एल्किल समूह को किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई ना। एक बार दोबारा सुन लो। हम पढ़ रहे थे मिसेल का निर्माण। ये मिसेल की हमें आवश्यकता क्या है, आपको याद रखना है कि जब साबुन तथा अपमार्जक द्वारा सफाई का कार्य, शोधन का कार्य किया जाता है, तो साबुन तथा अपमार्जक दोनों ही मिसेल बनाकर शोधन कार्य करते हैं। मिसेल के निर्माण, अब हम पढ़ रहे हैं मिसेल का निर्माण। ये मिसेल का निर्माण कैसे होता है, आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम अपमार्जक तथा साबुन, अब उनमें से कोई भी अपमार्जक तथा साबुन में से सोडियम स्टेरेट, ये साबुन और अपमार्जक के लवण है सर्वप्रथम, क्योंकि ये पोटेशियम और सोडियम दोनों के लवण होते हैं, कौन, साबुन और अपमार्जक। तो आपको क्या लिखना है, सर्वप्रथम सोडियम स्टेरेट, जिसका सूत्र होता है C17H35 को जल में घोलकर आयनित किया जाता है। जब इसको हम जल में घोलेंगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा, COO है तो माइनस का हो जाएगा और Na+ आयनों में। ठीक है, आयनों में टूटने के बाद ये क्या है, C17H35 हाइड्रोकार्बन है। C17H35 क्या है, हाइड्रोकार्बन, इसको क्या कहता हूँ, एल्किल समूह। इसकी जगह मैं R लिख सकता हूँ, COONA। इसी तरह ये हाइड्रोकार्बन, इसकी जगह R लिखा। ठीक है, अब ये दोनों इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इसका, अब देखिए इसको आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, जल स्नेही जल विरोधी, लेकिन ये समझने वाली बात, ये इसका ये हिस्सा तो जल विरोधी होता है, जिसको पूंछ वाला हिस्सा कहते हैं, जल विरोधी भाग। ये जल स्नेही भाग होता है। जल विरोधी भाग, ये जल स्नेही भाग। अब इसको वही चीज मैं आपको याद रखना हूं, ये हिस्सा तो जल विरोधी है, ये हिस्सा जल स्नेही है। तो आपको अब हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है ना, ये इसको जल विरोधी कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें वही चीजें COONA, वही चीज मैं आपको लिखना चाहूँ लिख सकते। इसका एक जो ये इसका पूंछ वाला हिस्सा है, ये इसका सिर वाला हिस्सा है। ठीक है, ये इसका पूंछ वाला हिस्सा, ये धनावेशित होता है लगभग। ये कौन है धनावेशित, ये Na है, ध्यान रखना Na, इसमें Na, और ये COO। मैं देखिए ये पूरा एक ही चीज है, मैं या तो इसी से समझ लो, तीर के निशान से पहले वाले से, या तीर के निशान वाले बाद हिस्से से, लेकिन मैं इससे नहीं सब बता रहा, मैं इससे बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना ऋणावेशित COONA, ये RCOONA जो है, ये कौन सा है, ये आपको अगर इस तरह दिक्कत हो रही तो इसको लिख लो RCOO-। ये क्या है, Na+। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो ये जो एक ही तो है, इसको मैंने जल में घोल दिया भाई, जल में तो घोला, जल में घोलने के बाद ये आयनों में व्यक्त हो गया। अब इसका ये ऋणावेशित भाग, जिसको क्या कहा जा रहा है, जल विरोधी भाग। ठीक है, देखिए मैं वही चीज तुम, आप मुझे लग रहा है तुम कंफ्यूज हो रहे हो, मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये जल विरोधी हिस्सा है। कौन सा भाग है, जल विरोधी, और ये कौन सा है, जल स्नेही। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या काम किया था, हम इस बात को हम पढ़ रहे मिसेल का निर्माण, मिसेल के निर्माण हमने पढ़ा था, इसकी हमें आवश्यकता क्यों हुई थी, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज को दूर करके समझ रहे हैं अच्छे से। हमें क्या पढ़ना था, मिसेल। ये मिसेल की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, बताओ। हमने पढ़ा था कि साबुन और अपमार्जक, जब इनके द्वारा जो शोधन कार्य होता है मिसेल के निर्माण, मिसेल बनाकर किया जाता है। अब हमें ये नहीं पता कि मिसेल क्या, इसलिए हम मिसेल का निर्माण कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि साबुन तथा अपमार्जक ये दोनों सोडियम के लवण होते हैं। इनमें सर्वप्रथम सोडियम स्टेरेट, सोडियम जो मैंने उच्च लवण बताए थे आपको, उच्चवसा अम्ल, पामेटिक, स्टायरिक, ओलिक, कोई भी आप ले सकते हो, क्योंकि साबुन और अपमार्जक ये दोनों ही सोडियम और पोटेशियम के लवण। समझते बात को, मैंने आपको यही बताया था अपमार्जक में कि अपमार्जक भी साबुन की तरह ही होते हैं। तो इन दोनों बातों से क्लियर हो गया कि वो भी सोडियम पोटेशियम के लवण है, वो भी सोडियम पोटेशियम के लवण।
तो क्या लिखना है, मिसेल के निर्माण में सर्वप्रथम सोडियम स्टीरेट, जिसका सूत्र ये होता है, को जल में आयनित किया जाता है, जल में घोला जाता है। जब इसको घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, C17H35 C माइनस और ये प्लस, ये दोनों आयनों में टूट गए। आयनों में टूटने के बाद मैंने उनकी जगह इसको छोटा करने के लिए इसको R कह दिया, RC डबल बॉन्ड है, उसको भी R कह दिया। ठीक है, अब इसका एक भाग जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, एक भाग इसका जल विरोधी होता है, एक भाग इसका जल स्नेही होता है। अब ये जल विरोधी और जल स्नेही भाग इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, किस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इसका हाइड्रोकार्बन वाला भाग, ये तेल की बूंद है, मैं मिसेल का निर्माण मत कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। इस तरह से किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इसका ऋणावेशित भाग तो ऊपर की तरफ, और पूंछ वाला हिस्सा, ये पूंछ वाला हिस्सा था ना इसका, ये पूंछ वाला हिस्सा है, ये सिर वाला हिस्सा है, यानी पूंछ वाला हिस्सा तो नीचे की तरफ और सिरा इसका ऊपर की तरफ, सिर वाला हिस्सा इसकी ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये ऋणावेशित होते हैं इधर। ठीक है, और बना लो, इस क्रिया को मिसेल कहा जाता है। अब तुम्हें कुछ समझ में आया मिसेल किसे कहते हैं? नहीं आया? मैं देखिए इसको बहुत गूढ़ ले रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि तुम कोई अच्छी तरह समझ में आया, अपनी कंफ्यूज ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है तुम कंफ्यूज हो। अरे इसमें कंफ्यूज की जरूरत नहीं है, हमने साबुन को बिल्कुल क्लियर पढ़ा, साबुन क्या था, हमने अपमार्जक को बिल्कुल क्लियर पढ़ा, अपमार्जक क्या है। अब वो ये दोनों किस तरह से जब इनसे सफाई की जाती है, शोधन कार्य किया जाता है, तो ये दोनों ही शोधन कार्य मिसेल बनाकर करते हैं। आप इसमें यहाँ लिखना चाहो तो लिख देना, ये आपको कलरफुल कर देना, करना चाहो कि ये कौन है, ये चिकनाई या तेल की बूंद है, इसको चिकनाई लिख सकते हो, चिकनाई या तेल की बूंद। ठीक है, और ये क्या है, ये इसका पूंछ वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ जगह नहीं है, लिखा हूँ ना, ये नीचे का हिस्सा है ना, तो ये तो इसका पूंछ वाला हिस्सा है, पूंछ वाला भाग। ठीक है, ये इसका ऋणावेशित भाग है, जिसको क्या कह रहा जा रहा है, बताओ? ये इसका ऋणावेशित भाग है। ठीक है, इस क्रिया को मिसेल कहते हैं। अब मिसेल किसे कहते हैं, दोबारा सुन लो, कैसे करते हैं मिसेल? आपको याद रखना है कि साबुन और अपमार्जक दोनों ही शोधन कार्य मिसेल बनाकर करते हैं। मिसेल का निर्माण, मिसेल के निर्माण आपको क्या लिखना है, सर्वप्रथम पोटेशियम, सर्वप्रथम साबुन तथा अपमार्जक में, जैसे सोडियम स्टीरेट, जिसका सूत्र होता है C17H35 C डबल बॉन्ड, जैसे सोडियम स्टीरेट को जल में आयनित किया जाता है, जल में घोला जाता है। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, इस तरह से टूट जाता है, C तो माइनस और Na प्लस। ठीक है, फिर इसके दो भाग हो जाते हैं, जल विरोधी और जल स्नेही भाग। ये जल विरोधी तथा जल स्नेही भाग इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इसका पूंछ वाला सिरा तो नीचे की तरफ और ऋणावेशित भाग ऊपर की तरफ होता है। इस क्रिया को मिसेल कहा जाता है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है, मिसेल। ठीक है, अब आगे सुन लो। हमने देखा था कि अधिकांश चिकनाई तेल की बूंद, अधिकांश जो गंदगी होती है तेल की बूंद, जो अधिकांश गंदगी है तेल की बूंद या चिकनाई की होती है, जो जल में कैसी होती है, अविलेय होती है। तुमने तेल की बूंद को डाल के देखो, पानी सतह पर तैरने लग जाती है। हमारे कपड़ों पर कॉलर, जैसे सिर में जो है बालों में ऑयल लगाते हैं, हेयर ऑयल लगाते हैं, किसी का भी सरसों का हो और भी जैसे आर्टिफिशियल आते हैं, है ना, एरोमेटिक तेल हो, आंवला का, जब हम बालों में लगाते हैं तो हमारी शर्ट की कॉलर जो है तेल की हो जाती है, और हम उस पर साबुन लगाते हैं तो खारे जल में नहीं मिलता। तो हमने इस बात को समझते हैं, इस बात को हम जानते हैं हमारे दैनिक जीवन के प्रयोगों से कि अधिकांश गंदगी तेल की बूंद या चिकनाई की होती है, जो जल में अविलेय है। परंतु याद रखना कि हाइड्रोकार्बन वाला भाग जल में विलय होता है। हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है ना, ये जल में विलय होता है। जब कपड़ों को या अपमार्जक को जब साबुन या अपमार्जक को कपड़ों पर लगाया जाता है तो क्या होता है कि इसका हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है वो तेल या गंदगी से क्रिया कर लेता है, जल स्नेही भाग उसको खींच करके जल में ले आता है। इस तरह से जब कपड़ों को रगड़ा जाता है तो जो उसकी जो चिकनाई वाला भाग है जिससे हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ था वो खींच कर उसको जल में ले आ जाता है। जल में आने पर वो गंदगी पानी के साथ बह जाती है और हमारे वस्त्र साफ हो जाते हैं। इस तरह से साबुन और अपमार्जक मिसेल के द्वारा शोधन का कार्य। कुछ बात समझ में आई? देखिए मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना है आपको कि हमें ये बात कॉमन, मैं एक बार उसको बेसिक बता रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए।
मैं यही चीज तुमसे कह रहा हूँ कि साबुन को तुमने क्लियर पढ़ा, अपमार्जक को तुमने क्लियर पढ़ा। जब तुमने साबुन और अपमार्जक को क्लियर पढ़ लिया फिर दिक्कत कहाँ आई? हम इस बात को, ये अब रही मिसेल निर्माण की बात, मिसेल निर्माण में आपको लिखना है कि साबुन तथा अपमार्जक ये दोनों ही क्या काम करते हैं, शोधनकारी मिसेल बनाकर करते हैं। अभी मिसेल क्या है, मिसेल के बारे में लिखना है कि साबुन तथा अपमार्जक में सोडियम स्टील जैसे लवण होते हैं, ठीक है। इनको सर्वप्रथम जल में आयनित किया जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, CO वाला भाग ऋणावेशित, Na वाला भाग धनावेशित। इनको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फिर इसके दो भाग बन जाते हैं, सिर वाला पूंछ वाला भाग और ये सिर वाला भाग, एक जल विरोधी कहलाता है, एक जल स्नेही कहलाता है। ये जल विरोधी तथा जल स्नेही भाग इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इसका हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला भाग यानी पूंछ वाला जो हिस्सा है वो तो नीचे की तरफ और ऋणावेशित भाग ऊपर की तरफ होता है। इस क्रिया को मिसेल कहता है। पर आपको लिखना है कि अधिकांश गंदगी चिकनाई तेल की बूंद, अधिकांश जो गंदगी होती है तेल की बूंद या चिकनाई की होती है जो जल में घुलती नहीं अविलय है, परंतु हाइड्रोकार्बन वाला भाग घुल जाता है। जब साबुन या अपमार्जक को कपड़ों पर लगाया जाता है, जब साबुन या अपमार्जक को कपड़ों पर लगाया जाता है तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग जो है वो तेल या गंदगी से क्रिया कर लेता है और जल स्नेही भाग उसको जल में खींच के ले आता है। इस तरह से जो गंदगी या चिकनाई होती है वो जल में घुल जाती है और हमारे वस्त्र साफ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। 10